नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल टी हिस्ट्री में। दोस्तों, आज की हिस्ट्री में हम लोग बात करेंगे ताजमहल से जुड़े उन रोचक जानकारी के बारे में जिसके बारे में मुझे उम्मीद है कि आप लोग नहीं जानते होंगे। अगर आप एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो भी आपके लिए ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। अगर आप नॉलेज के लिए देखते हैं तो डेफिनेटली मुझे उम्मीद है कि जितनी जानकारी आपको ताजमहल के बारे में इस वीडियो में मिलेगी उतनी जानकारी आपको किसी भी वीडियो में देखने को नहीं मिलेंगे फ्रेंड्स। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं शाहजहां के व्यक्तित्व से, उसके बाद ताजमहल के बारे में डिटेल में हम लोग जानकारी हासिल करेंगे। दोस्तों, शाहजहां का कद दरमियानी था, लेकिन वो गठीले बदन और चौड़े कंधे के मालिक थे। जब तक वो सिर्फ शहजादे थे उन्होंने अपने पिता जहांगीर और दादा अकबर की तरह सिर्फ मूछें रखी, लेकिन जब वो बादशाह बने तो उन्होंने दाढ़ी रखनी शुरू कर दी। दोस्तों, मुगल वंश पर लिखने वाले इतिहासकार अब्राहम ईरानी लिखते हैं कि शाहजहां के लिए आत्म नियंत्रण सबसे बड़ा गुण था। इसकी झलक शराब के प्रति उनके दृष्टिकोण से मिलती है। 24 साल की उम्र में पहली बार उन्होंने शराब का स्वाद चखा, वो भी तब जब उनके पिता ने उसे चखने के लिए उन्हें मजबूर किया था। अगले 6 सालों तक उन्होंने कभी कभार ही शराब का सेवन किया। साल 1920 में जब वो दक्षिण के अभियान पर निकले तो उन्होंने पूरी तरह से शराब छोड़ दी और अपनी शराब के पूरे भंडार को चंबल नदी में उड़ेल दिया। दोस्तों, शाहजहां एक परंपरावादी मुसलमान जरूर थे, लेकिन वो संत या वैरागी नहीं थे। शान और शौकत से उनका प्यार अपने पिता जहांगीर से कम नहीं था। इतावली इतिहासकार निकोलाओ मनुची लिखते हैं कि राजपाट से अपना ध्यान बटाने के लिए शाहजहां संगीत और नृत्य का सहारा लिया करते थे। विभिन्न संगीत वाद्य और शेर व शायरी सुनना उनकी आदत थी। वो खुद भी अच्छा खासा गा लेते थे। उनके साथ गाने और नाचने वाली लड़कियों का एक समूह हमेशा चलता था, जिन्हें कंचन नाम से पुकारा जाता था। वैसे तो शाहजहां की अय्याशी के बहुत से किस्से मशहूर हैं, लेकिन जब तक उनकी पत्नी मुमताज महल जीवित रही वो पूरी तरह से उनके प्रति समर्पित थे। यहाँ तक कि उनकी दूसरी पत्नियों को उनके निजी जीवन में बहुत कम ही जगह मिला हुआ था। दोस्तों, शाहजहां के दरबारी इतिहासकार इनायत खां अपनी किताब शाहजहांनामा में लिखते हैं कि दूसरी महिलाओं के प्रति शाहजहां की भावनाएं मुमताज महल के प्रति उनकी भावना का 1/1000वां हिस्सा भी नहीं था। चाहे वो महल में हो या बाहर, वो उनके बगैर नहीं रह सकते थे। मुमताज, जिससे शाहजहां को बेपनाह प्यार था, न सिर्फ बला की खूबसूरत थी बल्कि वो राजपाट में भी उन पर उसी तरह निर्भर रहा करते थे जैसे जहांगीर नूरजहां पर रहा करता था। कहा जाता है कि शाहजहां के गद्दी संभालने के 4 वर्ष के अंदर ही मुमताज का निधन हो गया, वरना मुगल सिंहासन पर उसका प्रभाव कहीं और अधिक दिखाई देता। इनायत खां लिखते हैं कि अंतिम क्षणों में जब मुमताज बहुत कमजोर हो गई थी, उन्होंने बादशाह से एक वादा कराया कि वो किसी और महिला से संतान नहीं पैदा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने सपने में एक ऐसा सुंदर महल और बाग देखा जैसा इस दुनिया में कहीं नहीं है। मेरी आपसे गुजारिश है कि आप मेरी याद में वैसे ही एक मकबरा बनाएंगे। मुमताज ने 17 जून 1631 को बुरहानपुर में अंतिम सांस ली। अपने 14वें बच्चे को जन्म देते समय उनकी प्रसव पीड़ा 30 घंटों तक चली थी। इससे पहले शाहजहां ने जरूरतमंदों को इस उम्मीद में पैसे बंटवाए कि शायद खुदा उनकी पत्नी को बचा ले, लेकिन तमाम डॉक्टरों और हकीमों की कोशिशों के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका। आगे इनायत खान लिखते हैं कि शाहजहां पर इस मौत का बहुत बुरा असर हुआ। वो इतने गमजदा थे कि उन्हें 1 हफ्ते तक न वो अपने कक्ष से बाहर आए और न ही उन्होंने राजपाट के किसी काम में हिस्सा लिया। उन्होंने संगीत सुनना, गाना और अच्छे कपड़े पहनना सब कुछ छोड़ दिया। अगले 2 सालों तक और उसके बाद हर बुधवार को जिस दिन मुमताज का निधन हुआ था, उन्होंने सिर्फ सफेद कपड़े ही पहने। लगातार रोने की वजह से उनकी आंखें कमजोर हो गई और उन्हें चश्मा पहनने के लिए मजबूर होना पड़ा। इस घटना से पहले उनकी दाढ़ी और मूछों में इक्का दुक्का ही सफेद बाल हुआ करता था, जिन्हें वो अपने हाथ से तोड़कर फेंक दिया करते थे। लेकिन कुछ ही दिनों के भीतर उनकी 1/3 दाढ़ी सफेद हो गई। एक समय पर उन्होंने राजगद्दी छोड़ने का भी मन बना लिया, लेकिन फिर उन्होंने ये सोचकर ऐसा नहीं किया कि बादशाह एक पवित्र जिम्मेदारी है जिसे निजी परेशानी के कारण नहीं छोड़ा जा सकता है।
दोस्तों मुमताज महल को पहले बुरहानपुर में तापी नदी के किनारे एक बाग में दफनाया गया था। 6 महीने के बाद उनके पार्थिव शरीर को वहां से निकालकर 15 वर्षीय शहजादे शाहजूसा की देखरेख में आगरा लाया गया, जहां 8 जनवरी 1632 को उन्हें यमुना के किनारे दोबारा दफनाया गया। लेकिन दोस्तों किस्मत की विडंबना देखिए कि मुमताज महल का यह भी अंतिम विश्राम स्थल नहीं था। वहीं पर शाहजहां ने उनका मकबरा बनाया, जिसे उन्होंने रौजाए मुनव्वरा का नाम दिया, जिसे बाद में ताजमहल कहा जाने लगा। मीर अब्दुल करीम और मकरमत खां को इस मकबरे को बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों मुकम्मद खां जहांगीर के शासनकाल में दक्षिण ईरान के सिराज शहर से भारत आए थे। शाहजहां ने उन्हें अपना निर्माण मंत्री बनाया। वर्ष 1641 में उन्हें दिल्ली का गवर्नर भी बनाया गया। उनको ही नए शहर शाहजहानाबाद में लाल किला बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। दोस्तों ताजमहल को 1560 के दशक में दिल्ली में बने हुमायूं के मकबरे के तर्ज पर बनाया गया था। इसके लिए 42 एकड़ जमीन चुनी गई थी। इनकी चारों मीनारें 139 फीट ऊंची थी और सबके ऊपर एक छतरी लगी हुई थी। दोस्तों ताजमहल बनवाने का फैसला करने के बाद शाहजहां की पहली चुनौती थी इस मकबरे के लिए जगह चुनना। ताजमहल पर किताब लिखने वाले डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, शाहजहां की इच्छा थी कि ताजमहल की जगह शांत और आगरा शहर से दूर होनी चाहिए। दूसरा मापदंड था कि ये इमारत इतनी बड़ी हो कि उसे दूर से भी देखा जा सके, और तीसरा ये कि ये यमुना नदी के पास हो ताकि इसके बागों की सिंचाई के लिए पर्याप्त पानी मिल सके। दोस्तों शाहजहां ये भी चाहते थे कि ताजमहल आगरा के किले से दिखाई दे जहां वो रहा करते थे। शाहजहां ने इनके लिए आगरा किले से 1.5 मील दूर की जगह चुनी। दोस्तों ताजमहल के निर्माण का काम जनवरी 1632 में शुरू हुआ था। तब तक शाहजहां दक्षिण में ही थे। उस समय भारत यात्रा पर आए पीटर मंडी ने अपनी किताब ट्रेवल्स ऑफ पीटर मंडी इन यूरोप एंड एशिया में लिखा कि सबसे पहले इस इलाके को साफ कर सारी जमीन को बराबर किया गया। इसके बाद हजारों मजदूरों ने दिन रात काम कर भवन की गहरी नींव खोदी। इस बात का खास ध्यान रखा गया कि नजदीक में बहने वाली यमुना नदी का पानी उसमें रिसकर न आ पाए और जून और सितंबर के बीच यमुना नदी में आने वाली बाढ़ का पानी ताजमहल को नुकसान न पहुंचा सके। इसके बाद पहले 970 फीट लंबी और 364 फीट चौड़ी चबूतरा बनाया गया, जिस पर मकबरा का निर्माण किया गया। दोस्तों भवन में लगने वाले संगमरमर 200 मील दूर मकराना से लाया गया। दोस्तों एक पुर्तगाली आगंतुक सेबेस्टियाओ मेनरिक ने अपनी पुस्तक में लिखा कि ताजमहल में इस्तेमाल किए गए संगमरमर के कुछ टुकड़े इतने बड़े थे कि उन्हें खास तौर से बनी बैलगाड़ियों में लाया गया था, जिसे 25 से 30 मवेशी खींचते थे। दोस्तों ताजमहल पर किताब ताजमहल पैशन एंड जीनियस एट द हार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर के लेखक डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, ताजमहल को बनाने के लिए बांस और लकड़ी की बल्लियों और ईंटों का एक मचान बनाया गया था ताकि उस पर चढ़ के ताजमहल का निर्माण किया जा सके। जब काम पूरा हो गया तो शाहजहां को बताया गया कि ईंटों के मचान को गिराने में 5 साल लग जाएंगे। इस पर शाहजहां ने आदेश दिया कि गिराई गई सभी ईंटें उन मजदूरों को दे दी जाए। दोस्तों इस आदेश का यह नतीजा हुआ कि रातों रात मचान गिरा दिया गया। ये एक मिथक है कि ताजमहल को पूरी तरह बन जाने से पहले बाहरी नजरों से बचाने के लिए उस मचान को बनाया गया था। इस कहानी में भी कोई दम नहीं है कि एक बार जब एक व्यक्ति ने दीवार के बाहर से ताजमहल को बनते देख लिया था तो उसकी आंखें फोड़ दी गई थी। दोस्तों ताजमहल का हर गाइड अभी भी वो किस्सा बताते नहीं थकते कि किस तरह शाहजहां ने ताजमहल बनाने वाले हर मजदूर के हाथ कटवा दिए थे ताकि वो दुनिया के इस 8वें आश्चर्य को दोबारा नहीं बनवा सके। लेकिन दोस्तों हाथ कटवाने वाली घटना के भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिलते हैं और न ही किसी इतिहासकार ने इसका जिक्र ही अपने पुस्तक में किया है। दोस्तों शाहजहां की जीवनी शाहजहां द राइट एंड फॉल्स ऑफ द मुगल एम्पायर में लिखने वाले फर्गुस निकोलस लिखते हैं, ताजमहल बनाने वाले अधिकतर मजदूर कन्नौज के हिंदू थे। फूलों की नक्काशी करने वालों को
पोखरा से बुलाया गया था। कश्मीर के रामलाल को बगीचे बनाने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। दोस्तों, अमानत खां को ताजमहल पर कुरान की आयतों की नक्काशी करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो अकेले शख्स थे जिन्हें शाहजहां ने ताजमहल पर अपना नाम लिखने की इजाजत दी थी। दोस्तों, कुरान के आयतों के अलावा ताजमहल में फूलों की नक्काशी इतनी जबरदस्त थी कि 2 शताब्दी बाद रूसी लेखिका हेलेना ब्लावत्स्की ने लिखा, ताजमहल की दीवारों पर बनाए गए कुछ फूल इतने असली दिखते थे कि हाथ अपने आप उन्हें छूने के लिए बढ़ जाते थे कि वो असली है या नकली। दोस्तों, ताजमहल की इमारतों में 40 अलग अलग रत्नों को जला गया था, जिसे शाहजहां ने एशिया के अलग अलग हिस्सों से मंगवाया था। डायना और माइकल प्रेस्टन लिखते हैं, हरे रंग के पत्थर जेट को सिल्क रूट से मंगाया गया, कासगर चीन से लाया गया था। नीले रंग के पत्थर लैपिस लजूसी को अफगानिस्तान की खानों से मंगवाया गया था। फिरोजा तिब्बत से लाया गया था, जबकि मूंगा को अरब और लाल सागर से मंगाया गया था। पीले अंबर को बर्मा से, मानिक को श्रीलंका से लाया गया था। लहसुनिया पत्थर को मिस्र के नील घाटी से मंगाया गया था। दोस्तों, शाहजहां के समय के इतिहासकार अब्दुल हमीद लाहौरी ने ताजमहल के बनने की कीमत 50 लाख रुपए बताई थी, लेकिन दूसरे इतिहासकारों का मानना है कि यह कीमत सिर्फ मजदूरों को दिए जाने वाले वेतन की थी और इसमें भवन में लगने वाले सामान के मूल्य को शामिल नहीं किया गया था। दोस्तों, बाद में मिले दस्तावेजों के आधार पर कुछ इतिहासकारों ने ताजमहल के बनने की कीमत 4 करोड़ रुपए आंकी है। भवन के निर्माण का सारा पैसा सरकारी खजाने और आगरा प्रांत के खजाने से दिया गया था। आने वाले समय में ताजमहल के रखरखाव के लिए शाहजहां ने आदेश दिया था कि आगरा के आसपास के 30 गांवों से मिलने वाली मालगुजारी का इस्तेमाल इसके रखरखाव में किया जाए। दोस्तों, जब 1659 में शाहजहां के बेटे औरंगजेब ने अपने पिता को गद्दी से उतारकर उन्हें कैद कर लिया, तो कुछ दिनों बाद वो बीमार पड़ गए। जब उन्हें ये लगने लगा कि अब उनके पास बहुत अधिक समय नहीं बचा है, तो उन्होंने इच्छा प्रकट की कि उन्हें उस छज्जे पर रखा जाए जहां से वो हर समय ताजमहल को देख सके। दोस्तों, उनकी छज्जे पर कश्मीरी शॉल में लिपटे हुए शाहजहां ने 21 जनवरी 1666 को इस दुनिया को अलविदा कहा। उस समय उनकी बेटी जहां आरा उनके साथ थी। उनके पार्थिव शरीर को संदल की लकड़ी से बने ताबूक में लिटाया गया था। उनकी बेटी चाहती थी कि राजकीय ढंग से अंतिम संस्कार किया जाए, लेकिन औरंगजेब ने उनकी इस इच्छा का सम्मान नहीं किया। उन्होंने चुपचाप कुरान की आयतों के उच्चारण के बीच ताजमहल में उनकी पत्नी मुमताज महल की बगल में दफना दिया गया। मुगलों के पतन के बाद 1803 में अंग्रेज जनरल लेक का आगरा पर कब्जा हो गया। इसके साथ ही ताजमहल की दीवारों में जड़े मूल्यवान रत्न, कालीने और वॉल हैंगिंग गायब होने लगे। अंग्रेजों ने ताजमहल के अंदर स्थित मस्जिद को किराए पर लगा दिया और उसके चारों तरफ हनीमून कॉटेज बना दिए गए। मकबरे के चबूतरे पर सैनिक बैंड बजाया जाने लगा और ताजमहल के बगीचे में पिकनिक पार्टियां मनने लगी। दोस्तों, इस दौरान ये अफवाह भी उड़ी कि 1830 के दौरान ब्रिटिश गवर्नर जनरल विलियम बैटिंग ने ताजमहल को गिराकर उसका संगमरमर नीलाम करने की सोच रहे हैं। दोस्तों, 1857 के विद्रोह के दौरान ब्रिटिश सैनिकों ने कुछ मुगल इमारतों को नुकसान अवश्य पहुंचाया। इनमें से एक था मुमताज महल के पिता आसफ खां का महल, लेकिन ताजमहल किसी तरह सुरक्षित बचा रहा। 20वीं सदी की शुरुआत में ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड कर्जन ने ताजमहल की मरम्मत में गहरी रुचि दिखाई। दोस्तों, 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान नजदीक के हवाई ठिकानों पर पाकिस्तानी हवाई हमले की आशंका को देखते हुए भारत सरकार ने ताजमहल को ढकने के लिए काले रंग का विशालकाय कपड़ा सिलवाया, ताकि उन्हें चांदनी रात में ऊपर से नहीं देखा जा सके। ये कपड़ा वर्ष 1995 तक तो सुरक्षित रहा, लेकिन जब उसे चूहों ने जगह जगह से कुतर दिया तो उसे नष्ट कर दिया गया और ताजमहल पर से उस कपड़े को उतार दिया गया। तो मिलते हैं एक अगली वीडियो में एक अगले इतिहास के साथ।